स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो खबर असरदार में खबरें विस्तार से। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जवाब दिया। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने 2023 के एक वायरल वीडियो का जवाब दिया है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो साल 2023 का है। वायरल वीडियो में दोनों के बीच शूद्र शब्द को लेकर विवाद हुआ। सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सपा समर्थक इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का जवाब सामने आ गया है और उन्होंने बिना नाम लेते हुए अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। बता दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया। अनिरुद्धाचार्य की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मुझसे कहते हैं आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके पूछे गए सवाल का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इस बीच लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच ये बहस कैसे शुरू हुई। दरअसल ये वीडियो साल 2023 का है। तब अखिलेश यादव शूद्र शब्द पर जमकर राजनीति कर रहे थे। ऐसे में रास्ते में अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात हुई। इस दौरान बातचीत में अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जिक्र किया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने उन्हें अपने अंदाज में खूब सुनाया। अखिलेश यादव आखिर में ये भी कहते नजर आते हैं कि चलिए यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग अलग होता है। दरअसल ये इस लाइन को अब अखिलेश यादव और उनके पीडीए से जोड़ा जा रहा है, खासकर तब जब इटावा कांड में यादव कथावाचक और उनके दलित सहयोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस कांड के बाद अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर समेत अन्य कथावाचकों पर सवाल उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। को 6 दिन बीत चुके हैं। उपद्रव, हिंसा और उत्पात की 2-4 छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो देश में 7 करोड़ कावड़िए पूरी शांति, श्रद्धा और संयम के साथ अपना तप पूरा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या कांवड़ यात्रा की यही शांति, यही संयम कुछ लोगों को बुरी तरह खटक रहा है? अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा पर एक ऐसा ही पोस्ट कर दिया जिससे कई लोग गलत मान रहे हैं। सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग राज्यों में सरकार की ओर से कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरी ओर यात्रा के बीच अलग अलग तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कभी पहचान पर घमासान हो रहा है तो कभी नेताओं के सियासी बोल सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन सब के बीच अब सामने आया है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का एक पोस्ट, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दिग्विजय ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट को रीपोस्ट कर 2 तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में कांवड़ यात्रा को सड़क पर दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में नमाज अदा करते हुए लोगों को सड़क से हटाया जा रहा है। पोस्ट में सवाल उठाया गया, एक देश तो 2 कानून। को जाकिर नाइक के मित्र से दिग्विजय सिंह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके एक खास नेता ने कहा था कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल भी होती है कांग्रेस में और उनको हम बाहर करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई आतंकवाद फैलाने के लिए बम फोड़े, गोली चलाए। उस प्रकार का मानस तैयार करने वाले लोग भी समाज में होते हैं और दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं, हमेशा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का देश में कोशिश करते हैं।
ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू है और ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस पोस्ट पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि जाकिर नायक के खास दोस्त से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को इसीलिए मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। हर समय सनातन का अपमान करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, सनातन के तीज और त्योहार को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे वे महापुरुष जिन्होंने देश को दिशा दी है। जाति आधारित राजनीति ने हमेशा देश को बांटा है। मैं ये नहीं कहता कि जातियों की चिंता नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार के नाते सभी की चिंता होना चाहिए। किसी की भी अनदेखी ना हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ये होना चाहिए। लेकिन केवल जाति को केंद्रित करके राजनीति कांग्रेस ने की है और देश को बांटने का काम किया है। और इसलिए मेरा मानना है, जिन घटनाओं की बात अभी आपने की है, ऐसी घटनाओं में जातियों को जोड़ना उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह की ओर से शेयर किया गया ये पोस्ट सवाल खड़े कर रहा है। क्या दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा के बीच धर्म वाला कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, भोपाल। आइए बात करेंगे औरंगजेब की, जिसके बारे में अब बच्चों को स्कूल में सच से रूबरू कराया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था, जिसने मंदिर तोड़े, लोगों पर जुल्म ढाहे, तमाम तरह की ज्यादती की और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। और इसके अलावा बच्चों को यह भी पढ़ाया जाएगा कि अकबर और बाबर क्रूर शासक थे। एनसीईआरटी की किताब में बदला इतिहास। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में बड़ा बदलाव। अब बच्चे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का नया चेहरा। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़े बदलाव कर दिए हैं। नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के इतिहास को नए तरीके से पेश किया गया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब समाज की खोज, भारत और उससे आगे को इसी सप्ताह जारी किया है। यह किताब चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार की गई है। खास बात यह है कि इस किताब में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और सिखों के उदय जैसे विषयों पर जोर दिया गया है। इस नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण जोड़े गए हैं। खास तौर पर मुगल शासकों के बारे में नए दृष्टिकोण पेश किए गए हैं। बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। इसके साथ ही औरंगजेब द्वारा गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगाने का भी जिक्र किया गया है। से हटा करके इतिहास को उसके वास्तविक स्वरूप में आज छात्रों के सामने वापस से प्रस्तुत किया गया है। जितने भी इस्लामिक बर्बरता पूर्वक शासन करने वाले लोग थे, उनको इतिहास की किताबों से उनके साथ न्याय बरतते हुए उन्होंने जो वास्तविक व्यवस्था को संचालित किया था, उसको आज छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि छात्र अपने अतीत से सीख लेकर के एक गौरवशाली भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश में ऐसी 3 जगहों पर जो है बिल्डिंग गिरने से बच्चे घायल भी हो गए, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। झाबुआ में, दमोह में, इधर उधर। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। इतिहास बदल देंगे तो स्कूलों की बिल्डिंग अपने आप चमचमाने लगेगी, मंगल ग्रह से उस पर रोशनी आ जाएगी। 30,000 स्कूल बंद हैं और कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, तो बिना स्कूल में पढ़े हुए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा बच्चा। किताब में जोड़ा गया स्पेशल नोट। एनसीईआरटी ने इस किताब में एक खास नोट भी जोड़ा है, जिसमें लिखा गया है, अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इतिहास को जानने का हमारे वर्तमान पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। पहले ये विषय कक्षा 7 की किताबों में पढ़ाए जाते थे,
लेकिन अब एनसीईआरटी ने इन्हें कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इस बदलाव पर अभी तक एनसीईआरटी की ओर से कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये बदलाव किताब में इतिहास को नए नजरिए से पेश करने की कोशिश है, लेकिन इस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर जारी सियासत के बीच अब सियासी लड़ाई मदरसे तक आ गई है। अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए सेंटर खोलने की मांग की है और इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लर्निंग सेंटर की बजाय मदरसों में ही मराठी भाषा पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। मराठी की लड़ाई मदरसे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी मदरसा और सियासत। महाराष्ट्र में भाषा पर हो रही सियासत को आईना अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा ने दिखाया है। अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। आशुतोष राणा ने जिस विवाद पर बेबाकी से अपनी राय रखी, उसका पॉलिटिकल सेंटर है महाराष्ट्र। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी भाषी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठी नहीं बोलने पर लोगों को मारा और पीटा गया, लेकिन इस मारपीट के बीच कई हिंदू भाषियों ने इसका विरोध भी किया। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना। ठीक है। तुमको क्या करना? हिंदी बोल रहा हूँ, मराठी बोल नहीं बोल रहे। हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ। वीडियो बुलाओ, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। मराठी भाषा को लेकर सियासत इतनी गर्म हुई कि इसकी गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सिखाने के लिए सेंटर खोलने की मांग रखी। इस मांग पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने तंज कसते हुए मदरसे में मराठी सेंटर खोलने की बात कही। जो राज्य भाषा है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में रोजाना हजारों लोग बाहर से आते हैं। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। मराठी स्कूलों में मराठी सीखने का इंतजाम होना चाहिए। मुंबई में जितने म्युनिसिपल स्कूल हैं, इन स्कूलों में शाम के वक्त मराठी सिखाने का बंदोबस्त करना चाहिए। जिन लोगों के एजुकेशन नहीं हुए, जो यहाँ पर लोग आते हैं, चले जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, ऐसे लोग भी अगर मराठी सीखना चाहते हैं तो सरकार बंदोबस्त करे, ना कि जाकर किसी को मारना कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगी। इससे महाराष्ट्र में एक जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सरकार को मराठी जबान को सब तक पहुंचे, इसके लिए सेंटर खोलना चाहिए। ऑनलाइन भी मराठी जबान की पढ़ाई होना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। मराठी भाषा विवाद में मदरसे पर गरमाई सियासत के बाद कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया। कांग्रेस के नेता ने नितेश राणे पर पलटवार किया। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए और सीनियर लीडर अमिन पटेल जी है। अमिन जी, नितेश जी के बयान को आप किस तरह लेते हैं? मैं नितेश जी को बयान को किसी तरह से भी नहीं लेता हूँ। उनके बयान में कोई सेंसिबिलिटी जैसी चीज़ रहती नहीं है। अब मैंने एक सवाल पूछा था, आज तक नितेश राणे ने 3 दिन हो गया उसका जवाब नहीं दिया है। मैंने पूछा था संस्कृत का श्लोक जो है वो संस्कृत में ही कहा जाएगा कि मराठी में कहा जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे हमारे जो विद्वान पंडित जी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमीन भाई संस्कृत का श्लोक तो संस्कृत में ही कहा जाएगा। मराठी अस्मिता और सामाजिक सौहार्द के बीच उलझती इस बहस में अब देखना होगा कि मराठी को लेकर उठी ये सियासी आग और कितनी फैलती। मराठी बोलने बॉलीवुड फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मकारों से फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई के लिए केंद्र की ओर से नियुक्त की गई इस समिति का फैसला आने तक इंतजार करने के लिए कहा है।
मामले पर अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। उदयपुर फाइल्स पर संकट बरकरार, रिलीज पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, निर्माता केंद्र सरकार के फैसले का करे इंतजार। तीन साल पहले उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता को बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम फिलहाल केंद्र के सामने सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग के फैसले का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लगाई गई रोक को उचित करार। अगर फिल्म रिलीज हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने जो कमेटी है उसको इस किस्म का कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। एडवोकेट गौरव भाटिया जी ने इस बात पर प्रेस किया कि अगर 24 घंटे में कोई डिसीजन वहाँ से नहीं आता है तब आप हमको कोई रिलीफ दे सकते हैं। तो उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही यूनानिमस डिवीजन जजमेंट में दोनों ऑनरेबल जजेस ने यही बात बोली कि हम इस तरह से इस चीज़ में जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। फिल्म निर्माता की तरफ से दायर याचिका पर वकील पुलकित अग्रवाल ने कहा कि एक फिल्म बनाने के लिए काफी वक्त लगता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तमाम प्रावधानों को देखते हुए लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बावजूद फिल्म की रिलीज को रोकना थोड़ा परेशानी भरा काम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने उम्मीद जताई कि मोदी सरकार पीड़ित परिवार का साथ देगी, क्योंकि 28 जून 2022 की घटना ने देशवासियों को स्तब्ध कर दिया था। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि मूवी पर जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार लेगी, मोदी सरकार लेगी, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसका जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार ही ले, मोदी सरकार ही ले। तो कहीं न कहीं हमें ये उम्मीद है कि मोदी सरकार है वो पीड़ित के साथ है। आपको बताते चले कि उदयपुर फाइल्स पिछले हफ्ते 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। और ओडिशा के बालासोर में कॉलेज की छात्रा की मौत पर देश भर में रोष है। 20 साल की छात्रा ने कॉलेज एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले में एक्शन नहीं होने पर छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था। और अब इस मामले पर ओडिशा विधानसभा के बाहर कांग्रेस और बीजू जनता दल ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पानी की बौछार पड़ती रही, आंसू गैस के गोले दागे जाते रहे, बैरिकेडिंग नाकाफी दिखी, क्योंकि भुवनेश्वर की सड़कों पर गुस्सा था, नाराजगी थी और आक्रोश था, इंसाफ की गुहार थी। एक साथ 8 दलों ने नाइंसाफी पर हल्ला बोला था, क्योंकि उत्पीड़न से परेशान एक बेटी ने इंसाफ की उम्मीद में खुद की आहुति दे दी और तमाचा लगाया सिस्टम पर, आईना दिखाया लाचार कानून व्यवस्था को और फकीर मोहन विश्वविद्यालय की स्याह सच्चाई को सबके सामने ला दिया। ओडिशा में कॉलेज छात्रा की मौत के बाद हर तरफ शोक और आक्रोश की लहर है। सिस्टम के नाकारेपन के खिलाफ आज बीजेडी और कांग्रेस समेत 8 दलों ने बंद बुलाया। बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए भुवनेश्वर से बालासोर तक आक्रोश दिखा। भुवनेश्वर में सचिवालय और विधानसभा के बाहर विरोध मार्च निकाला गया। बीजेडी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। देखिए, बालासोर में आज बीजेडी के तरफ से बंद की घोषणा की गई है और जिसका सीधा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं बालासोर शहर में पड़ा है। और बालासोर सिर्फ शहर नहीं, बालासोर के जो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाके हैं, पूरी जिले में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, सिर्फ उनको छोड़ के बाकी किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है बीजेडी वालों की तरफ से। उन्होंने जोरदार इस घटना की प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं। फिलहाल अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की आशंका है शायद
कुछ ज़्यादा यहाँ दुर्घटना हो सकता है या फिर झड़प हो सकता है, उसके लिए पुलिस की भी मौजूदगी है। इससे पहले राहुल गांधी ने ओडिशा की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सीधे सवाल किए केंद्र सरकार से। जिन पर उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने उसका हौसला तोड़ दिया। हमेशा की तरह भाजपा सरकार ने आरोपियों को बचाया और एक मासूम लड़की को इस हद तक धकेल दिया कि उसने खुद को आग लगा ली। ये आत्महत्या नहीं, ये व्यवस्था द्वारा रची गई हत्या है। मामला ओडिशा का है और राहुल के निशाने पर पीएम मोदी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चाहे ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं और मर रही हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और न्याय चाहिए। राहुल ने सवाल किए, बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की और कटघरे में पूरी कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया। क्योंकि विक्टिम एबीवीपी की कार्यकर्ता थी और एचओडी और प्रिंसिपल दोनों कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। कई फोटोज और वीडियोस एचओडी के कांग्रेस के नेताओं के साथ ऑलरेडी सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। राहुल गांधी की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक महिला अगर उस विचारधारा पे विश्वास नहीं रखे तो उसके साथ शोषण होता है। राहुल गांधी को बालासोर में ट्वीट करने के बजाय ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसकी विचारधारा को नहीं फॉलो करने पर विक्टिम के साथ में ये हैरेसमेंट क्यों हुआ है। ओडिशा के सिस्टम ने एक बेटी को इंसाफ के लिए इतना तोड़ दिया कि उसने खुद को खत्म कर लिया। सवाल है कि जिस जन सरोकार का नेता और सिस्टम हवाला देते हैं, वो कहां है।